नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो है पिछली क्लास में यूनिट फर्स्ट पे चर्चा कर रहे थे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पे। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से अपन ने ऑलमोस्ट उसका जितना भी पार्ट आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस पार्ट को कम्प्लीटली कवर किया है। अब उसके पश्चात आपके यूनिट फर्स्ट से जो है सेक्शन बी और सेक्शन सी में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो जो मैटर आपने पढ़ा है उससे बाहर नहीं जाना है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपके सिलेबस में। तो यूनिट सेकंड आती है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और स्टीरियो केमिस्ट्री जो त्रिविम रसायन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की काफ़ी लेंथी पार्ट भी है। और यहाँ से मैंने देखा है कि पुराने जो तुम्हारे पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें यहाँ से मेजर क्वेश्चन बहुत ही कम बार पूछा गया है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम रही है। और जो क्वेश्चंस की मेजर क्वेश्चंस की जो सी सेक्शन में क्वेश्चन आता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी रही है वो यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ से रही है। तो यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ जो है बिल्कुल कोरिलेट करने वाले यूनिट हैं। एल्केन, साइक्लो एल्केन, एल्कीन्स एंड साइक्लो एल्कीन्स, साइक्लो एल्केन, डाइन्स, एल्काइंस, ये सारे आपके यूनिट थर्ड और फोर्थ में आपको पढ़ने हैं। तो आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी जो है अगले यूनिट थर्ड शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एल्केन एंड साइक्लो एल्केन्स। ठीक है, तो एल्केन एंड साइक्लो एल्केन को अपन स्टडी करने से पहले इसके सिलेबस पर एक बार फोकस कर लेते हैं। सिलेबस जो होता है इसमें क्या क्या टॉपिक अपने को पढ़ने हैं और कितना अपने को सिलेबस में यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया गया है। तो हमें इसको पढ़ने से पहले एक बार मालूम रहे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हमारे आने वाले हैं और क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, टॉपिक किस प्रकार से हैं। और देखो, सबसे पहले मैंने एक चीज़, इसमें IUPAC का बड़ा ही महत्व है। IUPAC जो है आपकी आगे काफ़ी सारा इनके नामकरण अपन पढ़ेंगे, नियम आएंगे इनके। तो IUPAC आप पढ़ते भी आए हो, और तो जिन लोगों ने अब तक नहीं पढ़ी है तो एक बार वो पुराने 11th-12th की जो IUPAC उसको उठा के देख ले। अगर वो आपने देख ली है और उसके नियम पढ़ लिए हैं तो यहाँ पर आपको इनके नोमेनक्लेचर में बहुत ही आसानी हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी याद करने में। तो और IUPAC कई बार एग्जाम में मैंने देखा है कि आधे नंबर में, एक नंबर में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, IUPAC का पूरा नाम लिखिए। तो कई सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है, वही बातें नहीं पता होता है, लेकिन अब पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या नाम होता है बेटा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एल्केन्स। देखो, अब यूनिट थर्ड में आपके दो पार्ट हैं, एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। एल्केन जो मतलब सीधे मतलब श्रृंखला युक्त होते हैं या ब्रांच्ड होते हैं वो एल्केन, और साइक्लो एल्केन का मतलब नाम से स्पष्ट है, साइक्लो मतलब चक्रीय एल्केन जो चक्रिक या साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। तो दो पार्ट इसके, एल्केन एंड साइक्लो एल्केन। पहले हम डिस्कस करेंगे एल्केन्स की। तो एल्केन्स जब अपन पढ़ेंगे तो इसमें देखो सबसे पहला नाम क्या है, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड एल्केन, साकित तथा असाकित एल्केनों का IUPAC नामकरण। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है आपका IUPAC नामकरण है, जो सीधी श्रृंखला युक्त एल्केन है और जो ब्रांच्ड या साकित एल्केन है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है एल्किल ग्रुप किसे कहते हैं, व्हाट इज एल्किल ग्रुप। फिर इनके बाद में जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन्स, तो इसे हिंदी में बोलेंगे एल्केनों में कार्बन परमाणुओं का वर्गीकरण। हम देखो कार्बन परमाणुओं का वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे। फिर बात आती है कि जो एल्केन होते हैं उनके स्रोत क्या है, उनको कहाँ से प्राप्त किया जाता है। देखो, सोर्स, स्रोत। फिर इन्हें बनाने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जो बनाने की विधियाँ तो बहुत सारी, लेकिन विद स्पेशल रेफरेंस कौन कौन सी जो है आपके रिएक्शन से या रिएक्शन नेम रिएक्शन, वो हैं वुड्स रिएक्शन, कोल्वे रिएक्शन, कोरेहाउस रिएक्शन एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है आपके महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, और इस पार्ट से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, पिछले 10 सालों के पेपर उठा के आप देख सकते हैं। तो बनाने की विधियाँ और विशेषतः जो आपकी अभिक्रियाएं, नेम रिएक्शन, ऊर्ध्व अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, कोरेहाउस अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्लों का विकार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, उसके बाद में इनके जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे एल्केन्स की। उसके बाद में हम जो है इनकी मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केनों के मुक्त मूलक हेलोजनीकरण की हम बात करेंगे। और
मुक्त मूलक हैलोजनीकरण के पश्चात इसका जो एल्केन वाला पार्ट है उसका जो लास्ट टॉपिक है वो है ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। तो ओरिएंटेशन किसे कहते हैं? अभिविन्यास को, और रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी है आपकी अभिक्रियाशीलता एवं वर्णात्मकता। तो अब हम बात करते हैं आपके फर्स्ट टॉपिक एल्केन की। देखिए ये है आपकी एल्केन्स। एल्केन्स यूनिट थर्ड का पार्ट फर्स्ट है और साइक्लो एल्केन यूनिट थर्ड का पार्ट सेकंड है। ठीक है, इस यूनिट को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे केवल एल्केन्स के बारे में और पार्ट 2 में या पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे साइक्लो एल्केन के बारे में। अब एल्केन क्या है? एल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स। सारे एल्केन जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन जहाँ है वो हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। तो सबसे पहले डिफिनेशन आती है, आपकी परिभाषा आती है हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन पूछ लिया जाता है कई बार। तो कार्बन एवं हाइड्रोजन के परस्पर संयोग से बने सरलतम कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें दो प्रकार के बंध पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन में, कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। देखा है हमने, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, तथा ये दोनों बंध अत्यंत ही प्रबल होते हैं। क्या होते हैं? अत्यंत ही प्रबल होते हैं। अब बात करते हैं हम कार्बन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को हम जो हैं दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। हाइड्रोकार्बन्स आर टू टाइप्स। तो दो जो है, पहला टाइप है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं? जो संतृप्त होते हैं, अर्थात जिनमें डबल बंध ट्रिपल बंध नहीं होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या किसे कहते हैं? जिनका इन्हें हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिनमें द्विबंध व त्रिबंध पाए जाते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हम एक एक को डिफाइन कर लेते हैं। नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो देखिए ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल सिंगल, जिसे हम एकल बंध कहते हैं, तो एकल बंध पाया जाता है, अर्थात कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं एकल बंध से ही संतुष्ट होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जस्ट एग्जांपल एल्केन आपके। ठीक है, एल्केन में सभी में सिंगल बंध पाया जाता है, एल्कीन में द्विबंध पाया जाता है और एल्काइन में ट्रिपल बंध पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट सेकंड की, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिन्हें कहते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल या ट्रिपल बंध डबल एंड ट्रिपल बंध पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है आपके एल्कीन्स एंड एल्काइंस। क्या है? एल्कीन एंड एल्काइन। देखो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n-2। और आपका, अब यहाँ मैं नहीं लिखूंगा एल्केन को, सॉरी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एल्केन का जो सामान्य फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है एल्केन का, है ना। तो ये हो गए आपके सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस वाली बात। अब हम बात करते हैं सिंपली एल्केन की। ठीक है, हमें क्योंकि यहाँ पर एल्केन के बारे में ही चर्चा करनी है, एल्केन को ही आगे पढ़ना है। तो देखिए वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध पाया जाता है एल्केन कहलाते हैं। एल्केन अणुओं में संतृप्तता होने के कारण ये यौगिक बहुत कम क्रियाशील होते हैं। एल्केन जो है वेरी वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। इस कारण इन यौगिकों को हम पैराफिन भी कहते हैं या इन यौगिकों को पैराफिन कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए पैराफिन किसे कहते हैं, तो आप कह दोगे कि एल्केन को पैराफिन कहा जाता है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है और रिएक्टिविटी कम होने का मुख्य कारण है इनमें संतृप्तता पाया जाना। ठीक है, अब दूसरा हम बात करते हैं, ये पैराफिन्स हो गया। अब लैटिन भाषा में जो पैरम वर्ड है, पैराफिन कहाँ से बना है? लैटिन भाषा में जो पैरम शब्द है इसका अर्थ होता है कम। ठीक है, क्या होता है? इसका अर्थ होता है कम होता है। ठीक है, और एफिनिस क्या है? एफिनिस का अर्थ होता है बंधुता अथवा क्रियाशीलता। अगर हम पैरम प्लस एफिनिस को मिलाते हैं तो पैराफिन एफिनस बनता है। ठीक है, तो इसको हम पैराफिन बोलते हैं। और पैराफिन का मतलब क्या होगा? तो दोनों को जोड़ेंगे तो कम बंधुता या कम क्रियाशीलता। और हमने यही कहा है अभी यहाँ पर, ये कम क्रियाशील होते हैं और इसी कारण इन्हें पैराफिन कहते हैं। तो पैरम का अर्थ होता है कम और एफिनस का मतलब होता है बंधुता या क्रियाशीलता से है। तो यहाँ पर कम क्रियाशीलता इसका जो है पैराफिन से अर्थ निकलेगा। और पैराफिन शब्द का अर्थ कम बंधुता अथवा कम क्रियाशीलता है। अतः ना
एल्केनों की सामान्य सूत्र जो है CnH2n+2 होता है। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए तीनों के फॉर्मूले। एक का याद करो, दूसरे का सूत्र याद हो जाएगा। एल्केन में +2 है, एल्कीन में 2n है और एल्काइन में -2 है। बाकी आगे CnH2n सब में है, ये ध्यान रहे। सिर्फ अंतर इस 2 का है, ये +2 एल्केन में है, एल्कीन में ये गायब हो जाएगा और एल्काइन में यहाँ माइनस आ जाएगा। एक याद रखो, बाकी सब याद हो जाएंगे। एल्केनों में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जितने भी एल्केन हैं, एल्केन में जितने भी कार्बन परमाणु होंगे वो सभी sp3 संकृत अवस्था में ही होंगे। अब हम बात करते हैं, पहले पॉइंट पर आ जाते हैं, सिलेबस के पहले पॉइंट पर। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड एल्केन। क्या? अनब्रांच्ड एल्केन, ठीक है। तो नामकरण की यह पद्धति जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रचलित पद्धति है। कौन सी पद्धति? IUPAC पद्धति। इस पद्धति के आधार पर सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं और एल्केन को उस श्रृंखला का व्युत्पन्न मानते हैं। राइट, यहाँ तक किसी को समझ नहीं, सारे नियम आपके 11th-12th में पढ़े हुए हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला के चयन के बाद कार्बन परमाणुओं का क्रमांकन करते हैं तथा श्रृंखला का प्रथम कार्बन परमाणु वह होता है जिससे प्रतिस्थापी समूह निकटतम स्थिति पर होता है। देखो, हम सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं और लंबी श्रृंखला का चयन करने के पश्चात हम उन पे नंबरिंग देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग में 1 अपन उस साइड देते हैं जहाँ से प्रतिस्थापी समूह निकटतम दूरी पर स्थित हो। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लिया अपन ने, CH3 CS CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है। ये श्रृंखला है। अब इसमें सबसे लंबी श्रृंखला, देखो हम इसको यूँ चूज करें तो क्या लंबी श्रृंखला है? नहीं है, केवल 3 कार्बन आ रहा है। लेकिन अगर हम इस श्रृंखला का चयन करते हैं तो देखो आप, ये श्रृंखला का मैंने चयन किया है, ये वाली श्रृंखला का, क्या इस श्रृंखला में 4 कार्बन आ रहे हैं? हाँ, 1 2 3 4 4 कार्बन आ रहे हैं। अब हम नंबरिंग किधर से करें? नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 4, या इधर से करें 1 2 3 4। अभी भी हमने कहा ऊपर कि श्रृंखला का जो है न्यूनतम अंक उस साइड दिया जाता है, उस कार्बन को दिया जाता है जिधर से प्रतिस्थापी समूह पास हो। यहाँ से करते तो 1 2 3 पे प्रतिस्थापी आ रहा है, यह प्रतिस्थापी समूह है। और इधर से करते तो 1 2 3 4, तो 2 पे प्रतिस्थापी आ रहा है, तो अपनी नंबरिंग इधर से देंगे। तो ये देखो, लिखने का सही तरीका है। इधर से मैंने यहाँ से भी दे के दे रखा है आपको। देखो, लंबी श्रृंखला आपकी यही है, लंबी श्रृंखला ये वाली, ये लंबी श्रृंखला है। लेकिन नंबरिंग 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ 3 पे प्रतिस्थापी आ रहा है, तो ये गलत तरीका है, गलत तरीका, ठीक है। समझ में आती है यहाँ तक बात। और अंत में एल्किल समूह की स्थिति व नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखकर उस एल्केन का नाम लिखते हैं। यदि एक ही प्रकार के 2 अथवा अधिक समूह उपस्थित हों तो एल्किल समूह के पहले डाई ट्राई टेट्रा आदि पूर्वलग्न हम लगा देते हैं। समझ में आती है बात यहाँ पर? अगर एक ही प्रकार के बहुत सारे समूह उपस्थित हैं तो वहाँ पर हम पूर्वलग्न के रूप में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा लगा देते हैं। जैसे अब आपका देखो, उदाहरण के लिए CH4 है, इसको CH4 मेथेन ही होगा। C2H6 जो है आपका एथेन है, एथेन को हम ऐसे भी लिखते हैं CH3 CH3, ये आपका प्रोपेन होगा, प्रोपेन को CH3 CH2 CH3 प्रोपेन लिखते हैं। देखो यहाँ पर C3H8 है, तो 1 2 3 कार्बन है। अब 8 हाइड्रोजन है, तो 3 ये रहे 3 ये रहे 2 ये रहे 8 हाइड्रोजन है बिल्कुल। और आप फॉर्मूले में बिल्कुल आप इनको लिख सकते हो, CnH2n+2 में आप इसको आराम से काउंट कर सकते हैं। C4 के साथ में कितने हाइड्रोजन आएंगे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपका ब्यूटेन हो गया। ब्यूटेन के बाद में इसको क्या है, ये आइसोब्यूटेन इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि इसमें अब ये एक समूह यहाँ भी आ सकता है, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटेन। और इसका IUPAC नाम क्या है? देखो, ये लंबी श्रृंखला, और लंबी श्रृंखला पे 2 पर आपका क्या है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका IUPAC नाम ही हो गया। और इसका जो सामान्य नाम अपन प्रचलन की भाषा में बोलते हैं वो है आइसोब्यूटेन। इसके बाद देखो कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप विशेष ध्यान रखिएगा। IUPAC पद्धति में यदि कार्बन परमाणु एक अशाखित श्रृंखला में हो तो उसे सामान्य
या नॉर्मल या एन एल्केन, क्या बोलते हैं, एन एल्केन कहते हैं अशाखित, जिसमें कोई शाखाएं नहीं हो, ठीक है, तो उसे एन एल्केन कहते हैं। यदि इस प्रकार की देखो जो है स्ट्रक्चर हो, इस प्रकार की बॉन्डिंग हो, CH3 CH एंड CH3 और इस प्रकार से आगे जुड़ा हुआ हो, मतलब एक कार्बन से दो समूह जुड़े हुए हो, समूह उपस्थित हो, तो उसे आइसो एल्केन कहते हैं। इस प्रकार की जहाँ भी संरचना आपको दिखे, ये इस प्रकार की देखो, इस प्रकार की संरचना आपको दिखे जहाँ पर एक कार्बन से दो मिथाइल समूह जुड़े हुए हों, तो वो आपका आइसो समूह कहलाएगा। और यदि टेट्रा एल्किल कार्बन परमाणु हो, तो ऐसा कार्बन परमाणु जिसमें टेट्रा एल्किल समूह उपस्थित हो, तो यौगिक नियो एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है? नियो एल्केन। इसका उदाहरण है आपका पेंटेन। क्या है? पेंटेन C5H12। अब इसके बाद में आपका जो है टॉपिक आता है एल्केनों में समावयवता या आइसोमेरिज्म। तो देखो आइसोमेरिज्म क्या होती है, समावयवता क्या होती है? दो या दो से अधिक अणु जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनके संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं, परस्पर समावयवी कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया समावयवता कहलाती है। तो समावयवता के बारे में आपने जाना कि समावयवता की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद एल्केनों में जो समावयवता है, तो एल्केनों में मुख्य रूप से श्रृंखला और स्थिति समावयवता पाई जाती है। कौन कौन सी? श्रृंखला व स्थिति समावयवता पाई जाती है। इसका उदाहरण है C5H12 जिसे हम पेंटेन कहते हैं। क्या है? पेंटेन C5। तो पेंटेन के विभिन्न श्रृंखला समावयव निम्न प्रकार हैं, या हम निम्न प्रकार उनका लिख सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12। जब इसे हम लिखते हैं तो सबसे पहला समावयव क्या हो सकता है कि लंबी श्रृंखला जिस पे कोई ब्रांच नहीं है, कोई शाखा ही नहीं है, तो वो कहलाएगा आपका एन पेंटेन, सीधी एवं अशाखित श्रृंखला 1 2 3 4 5 CH3 है बेटा यहाँ पर, है ना। तो ये हो गए आपके एन पेंटेन। अब क्या हो सकता है? एक मिथाइल समूह क्या तो यहाँ जुड़ जाए या यहाँ जुड़ जाए। देखते हैं, हमने यहाँ पर जोड़ा है, इस वाले कार्बन पर एक मिथाइल समूह जोड़ा। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन गिन लो, 3 3 6 3 9 2 11 और 1 12, ठीक है। अब इस कार्बन को हमारा मन कर रहा है कि साहब यहाँ नहीं, हम यहाँ लगाना चाहते हैं, तो ठीक है, यहाँ की जगह यहाँ लगा दिया। हमने क्या किया? इधर लगा दिया। अब नियम तो वही है ना कि लंबी श्रृंखला का चयन करना है, तो लंबी श्रृंखला कौन सी होगी? ये 4 कार्बन की बन रही, आप इसे बना लो तो ये 4 की हो गई, आप इसे बना लो ये 4 की, इसे बना लो यूँ करके तो 4 की। तो लंबी श्रृंखला हमने देख लिया कि इस वाले मॉलिक्यूल में मैक्सिमम 4 कार्बन वाली बन सकती है। 4 कार्बन वाली श्रृंखला बन गई तो श्रृंखला में हम एक नंबर किधर दें? जो प्रतिस्थापी पास पड़े। तो देख लो यहाँ से, अब यहाँ अगर प्रतिस्थापी यहाँ है तो एक नंबर इसे देंगे, तो 1 2 3 4। अब यहाँ प्रतिस्थापी यहाँ गया तो 1 यहाँ थोड़ा दे सकते हैं अपन, अब 1 यहाँ देना पड़ेगा, राइट। 1 2 3 4, समझ में आती है बात। अब नामकरण क्या करेंगे भैया? तो 2 पे मिथाइल आ रहा है, इधर भी 2 पे मिथाइल आ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये 4 कार्बन को क्या हो गया? 4 कार्बन, ये हो गया ब्यूटेन। और मिथाइल कितने पे हैं? 2 पर, तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से इनके जो नाम है एक बार मैं बता देता हूँ कि नाम इनके जो है कुछ इस प्रकार से हैं, आप इन्हें नोट कर लेना। वैसे आप सब निकाल सकते हो, आपको सब पता है, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट सब पता है कि एक कार्बन को मैथ कहते हैं, 2 को एथ कहते हैं। तो एथ मैथ के लिए जो होगा एल्केन जोड़ देंगे मैथ में, तो मैथेन हो गया, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आप याद रखें, और वैसे आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकालना आना चाहिए। तो C5H12 पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन एंड C9H20 नोनेन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए अपन यहाँ पर C5H12 या पेंटेन का जो है श्रृंखला समावयव की बात करेंगे। श्रृंखला समावयव कौन कौन से हो सकते हैं? हमने कहा कि ये समूह यहाँ आता है तो वही रहता है, यहाँ आता है तो वही रहता है। तो एक तो आपका बनेगा आइसो पेंटेन। देखो आइसो मैंने कहा था कि आप इस ग्रुप को यहाँ पर दबा दीजिएगा, या आपने दबा दिया तो देखिए ये CH3, ये CH3 CH के साथ में ये जुड़ा हुआ है, तो ये ग्रुप क्या हो गया आपका? आइसो। और आइसो के बाद में कितने यहाँ पर कार्बन है? टोटल कार्बन इसके भी काउंट होंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5
आइसो समूह है और पेंटेन है, तो ये आइसोपेंटेन कहलाएगा सामान्य भाषा में, और इसका आईयूपीएसी नाम वही 2 मिथाइल ब्यूटेन कहलाएगा। अब हाँ, ये ग्रुप यहाँ जुड़ जाए तो फिर अलग डिफरेंट कंडीशन आ गई अपनी। अब यहाँ लंबी श्रृंखला का चयन आप या तो न्यू कर लो, या तो ये कर लिया आपने, या आप न्यू कर सकते हो। दोनों साइड में 3-3 कार्बन आपके मिलने हैं, राइट। अब 1 आप इसको दो, 1 2 3, तब भी ये 2 पे प्रतिस्थापी आ रहा है। आप इधर से नंबरिंग करो 1 2 3, तब भी प्रतिस्थापी आपके 2 पे ही आ रहे हैं। तो इसकी नंबरिंग आप इधर से भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपको चेक करना है जब नंबरिंग करो उस समय, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम हो गया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। देखो यहाँ से अपन इस वाले को मान लेते हैं, इस वाले को मान लेते हैं। तो 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, तो 2,2 डाइमिथाइल, और ये क्या है, प्रोपेन, ठीक है, ये प्रोपेन, और उसका सामान्य नाम नियोपेंटेन है। आगे हम बात करते हैं और दूसरा उदाहरण लेते हैं C6H14 जो है हेक्सेन आपका है। तो सबसे पहला समावयवी इसका क्या होगा, वही श्रृंखला, सीधी श्रृंखला जिसमें कोई ब्रांच नहीं है, ये होगा N हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, हर कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, तो एक वैलेंसी इधर, एक वैलेंसी इधर जा रही है, और 2 हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। इसी प्रकार सबकी आप वैलेंसी चेक कर लो। इस कार्बन की देखो आप, एक वैलेंसी इधर जुड़ी हुई है ना, और 3 हाइड्रोजन से साथ में पूरी हो रही है। अब कंडीशन क्या क्या बन सकती है, देखो एक मिथाइल समूह उठाओ, आप पहली स्थिति पे लगाओ, फिर दूसरी पे लगाओ, फिर तीसरी पे लगाओ, तीसरी पे लगाते आपकी पहली वाली स्थिति बन जाएगी। तो देखो आप, ये होगी आपकी पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में क्या करोगे आप, 1 2 3 4 5 की तो आपने चेन बना दी, एक मिथाइल समूह यहाँ लिख दिया, तो ये क्या बन गया, आइसो ग्रुप बन गया भाई यहाँ पर, ठीक है। और कार्बन कितने हैं यहाँ पर टोटल, 6, तो क्या होगा, हेक्सेन, ठीक है। तो इसका सामान्य नाम अपन जो प्रचलन की भाषा में बोलते हैं वो है आइसो हेक्सेन। और आईयूपीएसी नाम में अब देखो, इसमें नंबरिंग अपन इधर से भी कर रहे हैं, तो ये सही तरीका है नंबरिंग करने का, जहाँ मैंने राइट लगा रखा है। और इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो ये गलत तरीका है, राइट। समझ में आती है बात यहाँ तक आपको। अब देखिए इसमें ये तरीका मैंने गलत लगा, दोनों साइड से लिख के आपको दिखा रखा है कि गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो है प्रतिस्थापी वो छोटे नंबर पर है, यहाँ से प्रतिस्थापी दूसरे नंबर पर है। तो प्रतिस्थापी जो है न्यूनतम स्थिति पर आना चाहिए, तो 2 मिथाइल पेंटेन इसका नाम होगा, और इसका सामान्य नाम आइसोहेक्सेन होगा। इसी प्रकार प्रतिस्थापी आपका तीसरी स्थिति पर चला जाए। अब तीसरी स्थिति पर जाने के बाद देखो आप क्या स्थिति बनती है, अपन वही नंबरिंग करते हैं, इधर से भी करते हैं, इधर से भी करते हैं। तो भैया इधर से करने पर तीसरी स्थिति पर आपका प्रतिस्थापी आ रहा है, और इधर से करने पर भी प्रतिस्थापी 3 पर आ रहा है। तो यहाँ पर नंबरिंग आप किस भी दिशा में करो, यहाँ पर दोनों नंबरिंग आपकी सही है, क्योंकि आप आईयूपीएसी नाम लिखते समय क्या लिखोगे इसको, 3 मिथाइल पेंटेन। अब हमारा मन किया कि साहब इसमें और क्या पोजीशन बन सकती है, हाँ, एक मिथाइल समूह को यहाँ जोड़ दो, तो यहाँ पर भी आपकी दोनों स्थितियाँ नंबर किधर से बोल दो, 2 इधर से करते हो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, और इधर से भी काउंट करते हो तो आप 2 3 डाइमिथाइल, और 4 कार्बन है तो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन कहलाएगा। अब चौथी स्थिति एक और बनती है कि ये वाला ग्रुप यहाँ आ जाए, तो देखो यहाँ आ गया है, या ये वाला ग्रुप अपन ने यहाँ ला दिया, ठीक है। ये स्थिति समाप्त है, इनकी केवल क्या चेंज कर रहे हैं अपन, स्थिति, एक दूसरे के रेफरेंस में स्थिति जो है चेंज हो रही है, इनकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए ये स्थिति समावयव कहलाते हैं। अब देखो इसमें नंबरिंग आपने इधर से की तो 2 पे 2 प्रतिस्थापी आ रहे हैं, और इधर से करने पर 3 पे 2 प्रतिस्थापी आ रहे हैं, तो ये तरीका आपका गलत है, ये तरीका सही है। तो नाम क्या होगा इसका, 2,2 डाइमिथाइल, देखिए ये 2 पे हैं और डाइमिथाइल है, तो 2,2 डाइमिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। और हमने कहा था किसी कार्बन से 4 एल्किल समूह जुड़े हुए हो। अब एल्काइल समूह के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं हम। ओ सॉरी, आपको मैं ऊपर लाना इसको भूल गया। देखिए हमारा मन किया, माफ़ कीजिएगा, ये आपका कार्बन, और कार्बन के साथ में इस तरह की स्थिति है कि अगर किसी कार्बन से 4 एल्किल समूह, 1 2 3 4, ये भी एल्किल समूह है, ये एल्किल समूह, ये एल्किल समूह, एल्किल समूह। अब ये एल्किल समूह अगर चारों जुड़े हुए तो यहाँ नियो कंडीशन होगी, और नियो है, और कार्बन टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा, जो कॉमनली नेम पुकारते हैं वो हो गया नियो हेक्सेन। लेकिन आईयूपीएसी नामकरण में अपन देखते हैं कि यहाँ से प्रतिस्थापी सेकंड पोजीशन पर है, और इधर से प्रतिस्थापी थर्ड पोजीशन पर है, तो ये तरीका तो आपका बिल्कुल ही गलत है। तो इस तरीके से हम नंबरिंग करेंगे, और इस नंबरिंग के आधार पर नामकरण करेंगे। जब नामकरण करेंगे तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन इसका नाम होगा। अब ये तो हुई इसकी स्थिति समावयवता की बात, किसकी, जो है हेक्सेन है इसकी। अब
उपरोक्त सभी उदाहरण स्थिति एवं श्रृंखला समावयवता के हैं और यदि अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है तो समावयवों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ती है या समावयवों की संख्या में भी तेज़ी से वृद्धि होती है। हेप्टेन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H16 के 9 समावयवी होते हैं। ऑक्टेन के C8H18 जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके 18 समावयवी होते हैं तथा डेकेन C10H22 के 75 समावयवी रूप संभव है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है अब अपना टॉपिक आएगा वो है अगला एल्काइल ग्रुप्स। तो आज की क्लास जो है अपन यहाँ तक ही रखेंगे और इसके बाद जो आने वाला टॉपिक है, आने वाले जो इसका पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।